1857 की विफलता के बाद हमारे देश के क्रांतिकारियों में ये तो समझ में आ गया था कि हाँ, अब देश को आज़ाद कराने के लिए एक ऐसे संगठन की जरूरत है जिसमें सामूहिक रूप से एकजुट होकर के सभी लोग काम करें और सभी की पूर्ण तरीके से भागीदारी हो। लेकिन वो संगठन क्या होगा, कैसे होगा, कितना बड़ा होगा, क्या इसका प्रारूप होगा, क्या इसकी आज़ादी में भूमिका होगी, कैसे हम लड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में और भारत में राजनीति के उदय के बारे में कि किस तरह से भारत में राजनीतिक विचारधाराएं उत्पन्न हुई। क्योंकि पिछले वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा भारत के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों में, उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा 1857 की क्रांति के बारे में कि हाँ, 1857 की क्रांति तो हुई, लेकिन वो क्रांति क्या हुई कि जगह जगह पर हुई, इसलिए अंग्रेजों ने उसको दबा दिया। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में, और जो कि एक पार्टी जो कि एक लंबे समय तक यानी 1885 में जिसकी स्थापना हुई और 100 सालों से भी पुरानी पार्टी, और आज क्या है, औधे मुंह के बल गिर गई है ना। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो से आप नोटिफाई होते रहें। और प्लीज वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही कंपलसरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन लेवल के एग्जाम हो या आपके नेट के एग्जाम हो या एसएससी या किसी भी तरह के एग्जाम हो, तो हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। और एग्जाम में न भी पूछे जाए तो हमारे देश का ये इतिहास है, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की वजह से आज हम आजाद हैं, जिन्होंने अपने देश में क्या क्या योगदान दिया, आजादी को लाने के लिए क्या क्या योगदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, उनके बारे में हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। कांग्रेस की स्थापना तथा नरम दल यानी मॉडरेट का युग, नरम दल को इंग्लिश में मॉडरेट कहा जाता है, ये दौर था 1885 से 1905 का, यानी लगभग 10 सालों का। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना आधुनिक भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने भारत के साम्राज्यवाद विरोधी मुक्ति संघर्ष को एक नया आयाम प्रदान किया। 1857 का महान राष्ट्रीय विप्लव सामंती नेतृत्व में लड़ा गया अंतिम संघर्ष था। कांग्रेस की स्थापना भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मध्यम वर्गीय नेतृत्व के युग का सूत्रपात करती है। कांग्रेस की स्थापना किसने की तथा क्यों की, यह एक सीमा तक अभी भी विवाद का प्रश्न बना हुआ है। लाला लाजपत राय तथा रजनी पामदत्त द्वारा प्रस्तुत थीसिस की कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को है। अब भी कुछ लोग को अपील करती है, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कुछ लोग एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं, उनका शॉर्ट नेम है। इस थीसिस पर विश्वास करते हुए अब भी ये मानते हैं कि 1857 जैसे विस्फोट को पुनः होने से रोकने के लिए एक सुरक्षा नली, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में सेफ्टी वैल्यू के रूप में कांग्रेस को स्थापित किया गया तथा उसे राजनीतिक रूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन की सलाह पर प्रदान किया गया। इस पूरे सिद्धांत में केवल इतना ही सत्य का अंश है कि कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस भूमिका के पीछे एक विशेष कारण था। जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार सुमित सरकार ने सुझाया है कि भारतीयों ने ह्यूम को इसलिए आगे रखा ताकि नए संगठन के बनने तथा चलाने में सरकारी क्षेत्रों में उनके प्रभाव का इस्तेमाल हो सके। जहाँ तक डफरिन की भूमिका, लॉर्ड डफरिन और सुरक्षा नली के रूप में कांग्रेस की स्थापना का प्रश्न है, तो यह सत्य है कि मई 1885 में ह्यूम ने डफरिन से मुलाकात की थी, किंतु डफरिन के निजी दस्तावेज यह स्पष्ट कर देते हैं कि ह्यूम अपनी छाप, व्यक्तित्व व विचारों के स्तर पर डफरिन पर नहीं छोड़ सके। उन्हें एक राजनीतिक संगठन बनाने की सलाह देने के बजाय डफरिन ने 17 मई 1885 को बम्बई के गवर्नर रिए को सलाह दी कि वह प्रस्तावित राजनीतिक सम्मेलन से अपने को पूर्णतः अलग रखें। डफरिन का यह पत्र व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा 1898 में किए गए इस दावे को गलत सिद्ध करता है कि कांग्रेस की स्थापना करते समय ह्यूम लॉर्ड डफरिन की सलाह पर कार्य कर रहे थे। वास्तविकता तो यह है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे किसी व्यक्ति विशेष का मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा था। यद्यपि ह्यूम तथा अन्य व्यक्तियों की अपनी रचनात्मक भूमिका थी, किंतु कांग्रेस की स्थापना उन ऐतिहासिक परिस्थितियों और घटनाओं की देन थी जो 19वीं सदी के द्वितीय अर्धभाग में हमारे देश में हो रही थी। इस दृष्टि से निम्नलिखित तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला क्या है कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति, नस्ली भेदभाव, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव के सकारात्मक पहलू, भारतीय नवजागरण, सामाजिक
धार्मिक सुधार आंदोलन तथा साहित्य व समाचार पत्र के माध्यम से उत्पन्न नवचेतना तथा संचार के माध्यम से उत्पन्न नवचेतना तथा संचार व यातायात के साधनों के विकास से उत्पन्न अवसरों ने राजनीतिक चेतना के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। देश में एक नेतृत्वकारी पीढ़ी का उदय हो गया था। इंग्लैंड में बसे दादा भाई नौरोजी जिनको ठीक है ने वहाँ पर आईसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए या विधि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारतीयों को प्रभावित कर उन्हें राजनीतिक दृष्टि से सजग बनाने का काम किया था। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, मनमोहन तथा लालमोहन घोष जो घोष बंधु के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त तथा आनंद मोहन बोस ऐसे ही भारतीय थे। इन्हीं की तरह भारत में कलकत्ता में साधारण ब्रह्म समाज से जुड़े हुए द्वारिकानाथ गांगुली, पूना में रानाडे तथा जीवी गोखले, बम्बई में के.टी. तेलंग तथा मद्रास में आनंद चार्लू जी, सुब्रमण्या आयर तथा वीर राघवाचारी जैसे व्यक्ति मौजूद थे जो कांग्रेस की तरह के संगठन व आंदोलन को संभालने व चलाने की क्षमता रखते थे। इस पीढ़ी की अनुपस्थिति में ह्यूम जैसों के लिए कांग्रेस की स्थापना के प्रयास सफल नहीं हो सकते थे। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ही क्षेत्रीय व अखिल भारतीय स्तर के संगठन स्थापित करने की एक प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, 1876 में इंडियन एसोसिएशन, 1884 में मद्रास महाजन सभा तथा 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्थापित हुई। अखिल भारतीय संगठन की स्थापना का विचार 1880 के बाद ही दिमाग में आने लगा तथा कलकत्ता में 1883 व 1885 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। ठीक है, कांग्रेस के जन्म में उपयुक्त सभी तथ्यों की अपनी भूमिका और योगदान रहा। अब जानते हैं उदारवादी कांग्रेस और इसके उद्देश्य, सिद्धांत तथा कार्य पद्धति के बारे में। अपनी स्थापना के समय से लेकर 1905 तक कांग्रेस का समय उदारवादी कांग्रेस का युग कहा जाता है। इस युग में कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज नहीं था। अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में उदारवादी कांग्रेस ने कभी भी 2 पंक्तियों का प्रस्ताव भी सीमित स्वशासन के लिए पारित नहीं किया। इसके विपरीत अपने हर अधिवेशन में प्रस्तावों के माध्यम से मलिका विक्टोरिया तथा उनके उत्तराधिकारी सम्राट एडवर्ड के दीर्घ जीवन की कामना करते हुए कांग्रेस नेतृत्व अपने को साम्राज्य की राजभक्त प्रजा घोषित करता रहा। राजभक्ति के इस प्रदर्शन का तथा स्वशासन या स्वराज की मांग न उठाने का तात्पर्य यह नहीं है कि इस दौर के नेतृत्व में देशभक्ति का अभाव था। इसके विपरीत उनके उद्देश्य देश कल्याण की भावना से ही निकले थे और उन सिद्धांतों के स्वाभाविक परिणाम थे जिनमें पश्चिम के विचार तथा संस्कृति से ओतप्रोत यह भारतीय विश्वास करते थे। उनकी पहली मान्यता थी कि भारत के लिए अंग्रेजी राज्य ईश्वरीय वरदान के रूप में था। अंग्रेजों के आने से पहले देश में अराजकता और अव्यवस्था थी तथा अंग्रेज तुरंत चले जाते हैं तो पुनः अराजकता व अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। इस प्रकार अंग्रेजी राज्य का बना रहना भारतीय जनता के हित में है। इस काल के नेतृत्व का यह भी विश्वास था कि अंग्रेजों से ज़्यादा ईमानदार व न्यायप्रिय अन्य कोई जाति विश्व में नहीं है तथा यदि एक बार उनको यह विश्वास दिलाया जाए कि भारत में कोई कार्य गलत अथवा अन्यायपूर्ण हो रहा है तो वह स्वयं ही उसको सुधार लेंगे। उदारवादियों का मानना यह भी था कि किसी भी राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करने से पहले हमें अपने को उसके योग्य सिद्ध करना चाहिए। उनके अनुसार भारतीय स्वतंत्रता पाने तथा शासन चलाने के योग्य नहीं थे, अतः उन्हें उसकी मांग नहीं करनी चाहिए थी। जैसा कि जॉन सुलिवन ने कहा है कि हमारी प्रणाली एक स्पंज के रूप में काम करती है। वह गंगा किनारे की सभी अच्छी वस्तुओं को अपने में सोख कर उन्हें टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। और इसी दादा भाई नौरोजी ने कहा है कि यह एक ऐसे लूटे हुए देश की अवस्था है जहाँ लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर सांप बचकर निकल जाता है ना। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में और भारतीयों की अक्षमता में विश्वास उदारवादियों को राजभक्त तो बना सका, किंतु इस तथ्य को उनकी आंखों से ओझल नहीं कर सका कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। विभिन्न स्रोतों से भारत का धन यहाँ से निकालकर इंग्लैंड ले जाया जा रहा है तथा संपदा की निकासी की यह प्रक्रिया ही भारत में बढ़ती हुई गरीबी तथा भूखमरी के लिए उत्तरदायी है। लूट की इस प्रक्रिया का विश्लेषण दादा भाई नौरोजी ने अपने ग्रंथ पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। इस प्रक्रिया के इस विश्लेषण को निकासी का सिद्धांत कहा गया। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा की जा रही औपनिवेशिक लूट का यह विश्लेषण राष्ट्रवाद को इस युग की मुख्य देन है। उपयुक्त सिद्धांतों से निर्देशित होकर उदारवादी कांग्रेस के नेताओं ने समय समय पर जो मांगे सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की वह थी विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, इन परिषदों को अधिक अधिकार दिए जाएं, इनमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व का अनुपात बढ़ाया जाए, भारत परिषद को भंग किया जाए,
गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की कार्यकारिणी में भारतीयों को स्थान दिया जाए, सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने की आयु सीमा बढ़ाई जाए तथा परीक्षा भारत व इंग्लैंड दोनों ही स्थानों पर हो। उसी के साथ ही देश की निर्धनता यानी गरीबी को हटाने के लिए उनकी मांगे थी आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, विदेशी पूंजी की प्रतिद्वंदिता से भारतीय उद्योगों की रक्षा की जाए, टैक्स व आर्थिक प्रशासन के नियमों को भारतीय हितों के अनुकूल बनाया जाए, भू कर में कमी की जाए तथा भूमि बंदोबस्त सुधार हो, औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए। इन मांगों की पूर्ति हेतु उदारवादियों द्वारा जिस कार्य पद्धति को अपनाया गया वह उनके अपने शब्दों में क्रमिक विकास तथा संविधानवाद की पद्धति थी। प्रार्थना, ज्ञापन तथा विरोध की अभिव्यक्ति इस पद्धति के मुख्य अंग थे। चूँकि अंग्रेजी में इन्हें व्यक्त करने वाले शब्द पी अक्षर से प्रारंभ होते हैं, जैसे प्रे, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, अतः इसे 3P की कार्य पद्धति भी कहा गया। इसके साथ साथ उदारवादियों ने प्रचार कार्य की तरफ ध्यान दिया। प्रदर्शनियों, समाचार पत्रों तथा पुस्तिकाओं के माध्यम से उन्होंने अपने विचार जनता तक पहुंचाए। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में आस्था रखने के कारण अंग्रेज जनमत को अपना पक्षधर बनाना वो अधिक आवश्यक समझते थे। अतः इंग्लैंड में कार्य के लिए समिति का गठन किया गया तथा साधनों का एक बड़ा भाग वहां पर प्रचार कार्य में लगाया गया। 1888 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ब्रिटिश कमेटी 1888 में, याद रखिएगा, 1888 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तथा इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया। अब देखिए, इसी के उदारवादी कांग्रेस के नेता लाला लाजपत राय, जो कि इस उदारवाद से खुश नहीं थे, ठीक है, खुश या कह लीजिए संतुष्ट ही नहीं थे वो, उन्होंने लिखा है कि इससे पाखंड और देशद्रोह को बढ़ावा मिला है, कुछ लोगों को देशभक्ति के नाम पर व्यापार करने का अवसर मिला है। ये कहा है लाला लाजपत राय ने, जो कि इस कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर थे। उदारवादियों की इस कार्य पद्धति की अनेक आलोचकों द्वारा कटु आलोचना की गई। इन आलोचकों के अनुसार यह कार्य पद्धति एक प्रकार की राजनीतिक भिक्षावृत्ति थी। इस आलोचना का आशय यह था कि जिस प्रकार भिक्षुओं को कुछ प्राप्त नहीं होता, राजनीतिक भिक्षावृत्ति से भी कुछ ठोस उपलब्धि नहीं होने जा रही थी। अब हम देखेंगे उदारवादी कांग्रेस की सामाजिक आधार व उपलब्धियां, ठीक है। तो देखिए, इसमें लॉर्ड डफरिन ने कहा है कि वे न तो भारतीय समाज के रईसों का प्रतिनिधित्व करते हैं और न उनका विशेष संपर्क या सहानुभूति जनसंख्या के विराट अंश से है। कांग्रेस के द्वारा क्रमिक विकास एवं संविधानवाद की कार्य पद्धति अपनाने के पीछे एक विशिष्ट कारण था। यह कारण था कांग्रेस का संकुचित आधार एवं उसके नेतृत्व का वर्गीय चरित्र। 1885 से 1905 के दौर की कांग्रेस का जनाधार व्यापक नहीं था। कांग्रेस में सामान्य जनता के आने की बात तो अलग रही, नेतृत्व की जीवन शैली इस प्रकार थी कि वह जनता से पूरी तरह कटा हुआ था। अतः फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, तो वह इस तथ्य को रेखांकित कर रहे थे। भारत का सामंती वर्ग भी कांग्रेस से दूर था। सामंती वर्ग समझ रहे होंगे आप लोग, राजे महाराजे। उसका रुख कांग्रेस के प्रति उपेक्षा एवं विद्वेष का था। इस तरह कांग्रेस संपत्तिशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का संगठन था। इसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यकार, व्यवसायी लोग शामिल थे। पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे ये लोग अंग्रेजी शासन के प्रति तीव्र कटुता के स्थान पर प्रशंसा का भाव रखते थे। उनका अधिकांश समय अपने पेशे तथा व्यवसाय की देखभाल में जाता था। दादा भाई नौरोजी ने तो एक बार दुखित मन से टिप्पणी भी की थी कि यदि सभी सोना कमाने में लगे रहेंगे तो संगठन कैसे चलेगा। सामान्य प्रवृत्ति यह है कि उदारवाद के इस युग को असफलता के तथा देश के साथ एक प्रकार की धोखाधड़ी के रूप में देखा जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेता तथा लाला लाजपत राय में भी यही रुझान देखने को मिलता है, किंतु हाल के शोध कार्य ने उदारवादियों की उपलब्धियों का देशकाल के संदर्भ में अधिक संतुलित व तर्कसम्मत मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। यह सही है कि कांग्रेस के अधिकांश मांगों को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। 1892 के सुधार कानून को अगर कांग्रेस की उपलब्धि कहा भी जाए तो इस सुधार कानून ने उसकी आशाओं को पूरा करने के स्थान पर उन पर तुषारपात ही किया था, जिससे खिन्न होकर फिरोज शाह मेहता ने उसकी तुलना उस वाष्प इंजन से की थी जिसमें वाष्प उत्पन्न करने वाले तत्वों को निकालकर उनके स्थान पर नकली तत्व भर दिए गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम देश की उन्नति के उस चरण में हैं जहां हमारी उपलब्धियां थोड़ी ही होंगी और हमारी निराशाएं अधिक व कठोर। इसी के संदर्भ में लाला लाजपत राय ने भी कहा है कि 20 वर्ष तक रियासतों
20 वर्ष तक रियायतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। इस तरह उदारवादी कांग्रेस ने कुछ भी हासिल नहीं किया, फिर भी भारत के मुक्ति के संघर्ष में उसका अपना विशिष्ट स्थान है। जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र ने कहा है, 1885 से 1905 का समय भारतीय राष्ट्रीयता का बुआई का समय था तथा प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने बीजों को अच्छी तरह से तथा गहरा बोया। उदारवादियों की राष्ट्रवादियों को सबसे बड़ी देन है औपनिवेशिक आर्थिक लूट के चरित्र को उजागर करना। अपने इस एक कार्य के द्वारा उन्होंने साम्राज्यवाद तथा भारतीय हितों के शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध की स्पष्ट समझ भारतीयों को प्रदान की। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण देन है कि उन्होंने राष्ट्रीयता व राजनीति को धार्मिक व सामाजिक प्रश्नों से अलग रखकर धर्मनिरपेक्षता की दिशा में उसका निर्देशन किया। पुरातन पंथी रास्ते पर वापस लौटने के स्थान पर उनके द्वारा समाज को आधुनिकता की दिशा में आगे ले जाया गया। इन संदर्भों में विचार करने पर गोखले का यह मूल्यांकन सही है, हम वर्तमान पीढ़ी के लोगों को भारत की सेवा मुख्यतः अपनी असफलताओं द्वारा करके ही संतुष्ट रहना होगा, क्योंकि यह दुष्कर तो है, किंतु इन्हीं असफलताओं से वह शक्ति उत्पन्न होगी जो अंत में महान कार्यों को पूरा करेगी। यह अत्यंत सटीक भविष्यवाणी थी जो कि आगे चल करके सही साबित हुई थी। अब देखिए, अब उदारवादी कांग्रेस के बारे में तो हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे उदारवादी कांग्रेस और सरकार की नीति के बारे में। कि कुछ लोग भले ही उदारवादियों की आलोचना सरकार के पिछलग्गुओं के रूप में तथा कांग्रेस की आलोचना एक प्रकार के सरकारी संगठन के रूप में करते रहे हैं, किंतु तथ्य यह है कि प्रारंभ के 20 वर्षों में सरकार की नीति कांग्रेस के प्रति तटस्थता की उपेक्षा से आरंभ होकर खुले विरोध तक पहुंच गई थी। इसके संबंध में लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। 1887 के उपरांत ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस विरोधी रुख खुलकर सामने आ गया। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में सरकार की तरफ से बाधा डाली गई। 1888 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसियों की आलोचना ऐसे अति सूक्ष्म अल्पतंत्र के रूप में की जो अपने अलावा किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। 1890 से सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस में सम्मिलित होने से रोक दिया गया। सरकार इतने से संतुष्ट नहीं रही। कांग्रेस को कमजोर बनाने के लिए उसने फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल की नीति का भी अनुकरण किया। भारतीय मुस्लिमों को कांग्रेस से अलग रखने के सफल प्रयास किए गए। सर सैयद अहमद खां तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने सरकार से प्रेरणा पाकर कांग्रेस की काट के रूप में संयुक्त भारतीय राज्यसभा का गठन किया। उर्दू व हिंदी का सवाल, गोरक्षा आंदोलन आदि का प्रयोग कांग्रेस के विरुद्ध हथियार के रूप में किया गया, किंतु यह सरकारी प्रयास कांग्रेस के आगे बढ़ते कदमों को रोक नहीं सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और हमारे सब्सक्राइब बटन को से पर जा कर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। साथ ही बने रहें प्रतिदिन हमारे वीडियोस से। और ये चूँकि इतिहास का सीरीज़ है तो इतिहास तो बहुत लंबा चलेगा, अभी हमारा ये सीरीज़ लगातार आती रहेंगी। तो बने रहिए, मिलते हैं कल फिर अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। प्रतिदिन 8 बजे सुबह हमारे वीडियोस अपलोड होते रहे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और अगर कुछ इसमें कन्फ्यूज़न है या कोई टॉपिक ऐसा है जो ना समझ में आता हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर लिखें। तो धन्यवाद।